आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। आज के मेहमान। आज इस कार्यक्रम में श्रोताओं हम आपके लिए लेकर आए हैं रंगमंच, फिल्में, टीवी सीरियल और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय अभिनेता संजय कुमार सोनू से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग। आज के मेहमान, ये कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, एक प्रख्यात फिल्म और रंगमंच अभिनेता आज विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित हैं। ये एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने एनएसडी पास आउट करके रंगमंच को समृद्ध किया और लाल सलाम, जंगल, शूल, मातृभूमि, अ प्रेयर फॉर रेन जैसी फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से अपना लोहा मनवाया है। बताइए कौन? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। आप हैं अभिनेता संजय कुमार। अरे, संजय कुमार यानी संजय सोनू। जी हाँ, ये कलाकार संजय सोनू के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब तो आप पहचान ही गए हैं। जी, बिल्कुल सही कहा। तो संजय जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं आप सर? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसी हैं? अच्छे हैं। और आपसे बात करके, आपको यहाँ बतौर गेस्ट पाकर तो और भी अच्छा लग रहा है। जी जी। तो पहला ये बताइए कि विविध भारती सुनते हैं कभी आप? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं हमेशा सुनता रहता हूँ और ये तो बचपन की यादें आप कह सकती हैं कि जो जुड़ी होती है इस तरह की चीजों में, तो आकाशवाणी, विविध भारती यही तो है। जी, तो आप कभी आकाशवाणी से जुड़े? आप एक बहुत बड़े कलाकार हैं, एनएसडीएन हैं, दिल्ली रहे होंगे और आप पटना से हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पटना के रंगमंच से आप आए हैं। तो कभी आकाशवाणी पटना, आकाशवाणी दिल्ली जाने का मौका मिला? बिल्कुल बिल्कुल। आकाशवाणी पटना तो आप जैसे समझ लो कि हमारा घर ही था। हाँ जी। क्योंकि वहाँ जितने भी लोग थे वो सब रंगमंच से जुड़े हुए थे, अधिकारी से लेके और कलाकार जितने थे सब तो हमारे रंगमंच से जुड़े थे। तो हम लोगों का हमेशा आना जाना रहता था। और हमारा एक प्रसिद्ध नाटक है भिखारी ठाकुर लिखित विदेशिया, जो पटना आकाशवाणी से रिकॉर्ड हुआ था और वो अभी भी प्रसारित होती है भोजपुरी में, जिसमें मुख्य अभिनेता मैं था। अच्छा, तो बहुत प्रसिद्ध नाटक रहा है विदेशिया। तो जी हाँ। तो सर, आपसे हम उसका डायलॉग तो जानना ही चाहेंगे, सुनना ही चाहेंगे कि कोई डायलॉग आपको याद होगा अभी उसका? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डायलॉग से ज्यादा वो अब म्यूजिकल है। तो वो भोजपुरी में मैं आपको 2 लाइन सुना देता हूँ कि कैसे एक टाइम था, भिखारी ठाकुर ने लिखा था और ये नारी के ऊपर कि एक टाइम था कि कैसे बिहार और यूपी से लोग कमाने, शादी होते ही और कमाने चले जाते थे कलकत्ता और पंजाब, जहाँ पहले जाते। तो लोगों को डर होता था कि कहीं वो दूसरी शादी न कर ले वहाँ। अच्छा। रोजी रोजगार के चक्कर में जाते थे। जी। तो पति अभी शादी करके लाया ही और चाहता है कि कलकत्ता जाए और पत्नी रोक रही है उसको। तो 2 लाइन मैं आपको सुना देता हूँ। जी बिल्कुल। मन हमारे परदेस जाए के, मन हमारे परदेस जाए के, चाहत अब ही प्यारी, अरे जल्दी से तैयार करहूं कुछ रास्ता के बट सारी, अरे फिरती बार तोहरे पहिरन हित कीनब बंगला साड़ी, अरे कहे भिखारी खुशी रह घर, मत कर सोच हमारी प्यारी, मत कर सोच हमारी प्यारी, मत कर सोच हमारी। वाह वाह वाह, बहुत खूब। बहुत मतलब पूरा नाटक इसी तरह से चलता रहता है। ये म्यूजिकल है भोजपुरी में। और आपको बता दूं कि भिखारी ठाकुर जो इसके लेखक हैं, उनको शेक्सपियर ऑफ बिहार बोला जाता है। इतने अलग अलग तरह के नाटकों की रचना उन्होंने की है जो कि
पढ़े लिखे भी नहीं थे। पढ़े नहीं थे तो बोल बोल के उनका अपना एक ग्रुप चलता था। अच्छा। हाँ, तो जी। वो उस समय, और कहते हैं कि धारा 144 लग जाता था जब उनको आप बुक करते थे, तो 144 लागू हो जाता था उनको सुनने के लिए और देखने के ओहो। लिए। ये थे भिखारी ठाकुर। ये सही बात है, ऐसी शख्सियत। ऐसी शख्सियत। तो उनका नाटक करके तो आपने अपने आप को धन्य जी समझा जी, होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत धनी, और जो भी करते हैं, मतलब आप शेक्सपियर ऑफ बिहार बोला जाता जी, है, आप समझ जी, सकती हैं जी। कि वो क्या जी। शख्सियत रहे होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, एक बात बताइए, आपका नाम है संजय सोनू। जी। तो ये सोनू से क्या अर्थ हुआ? ये मेरा निकनेम है, सोनू। घर का नाम में है? लोग तो संजय कॉमन नेम है ना, संजय कुमार। हाँ। तो आप थिएटर में जाओ, फिल्मों में जाओ, तो आपको ये नाम कई बहुत संजय मिलते हैं। संजय। जी। तो मैंने सोनू लिखना शुरू कर दिया, तो मैं आज खुद भूल जाता हूँ अपने आप को। कोई संजय कुमार मुझे बोला तो मैं देखता ही नहीं, संजय सोनू जब बोले तो या आप- सिर्फ सोनू बोले जी। तो मैं देखता हूँ। तो एक कौतूहल था मेरे मन में कि सर से मैं जरूर पूछूंगी कि भाई संजय सोनू क्यों नाम रखा गया जी, है। जी, जी। तो सोनू जी, आप जो है 1986 से यानी 1986 से जी। पटना रंगमंच पर सक्रिय हो गए जी थे। हाँ, जी हाँ। पर एक कर्मठ रंगकर्मी के तौर पर आपने बहुत काम किया है। तो ये आपकी अभिनय की शुरुआत थी, तो ये कैसे हुई? जी, ये 86 में जब मैं कॉलेज गया था, 85-86 में। अच्छा। तो उसके पहले मैं थिएटर देखता था, हाँ। लेकिन आधुनिक रंगमंच नहीं देखता था। मतलब मैं नौटंकी, नाच गाना या रामलीला ऑर्केस्ट्रा में, वगैरह। रामलीला में, हाँ, हाँ। तो ये मैं बहुत देखता था और मुझे बहुत बढ़िया लगता था। शास्त्रीय संगीत सुनता था। कोई आइडिया नहीं था कि ये है क्या, लेकिन मुझे अच्छा लगता था। मेरे मम्मी पापा थिएटर देखते थे, लेकिन मैं कभी थिएटर हॉल में नहीं गया। बाहर जो शादी ब्याह में नाटक आता था या ऐसे ही नाटक खेला जाता था, वो देखता था मैं। मुझे इच्छा तो थी, लेकिन जब पहली बार मैं कॉलेज गया और वहां मैंने कुछ लोगों को देखा नाटक करते हुए, और जिस ग्रुप से मैं बाद में जुड़ा, मेरे गुरु संजय उपाध्याय, उनका नाटक देखा, तो मुझे लगा कि मुझे तो यही करना था, मैं था कहाँ। और मैंने उस दिन ज्वाइन किया। टिल टुडे मैं आज तक थिएटर से अलग ही नहीं हो पाया। जी। आई थिंक 40 साल हो गए इस बात को। चलिए सोनू जी, आपसे एक लंबी बातचीत हम करने वाले हैं और इस कार्यक्रम में हम आप ही की पसंद का गीत भी आज सुनने वाले हैं। जी। तो बताइए, पहला गीत कौन सा होगा? पहला गीत तो मेरा जो सबसे फेवरेट और जहां से मैं शुरुआत करता हूं हमेशा, जी। फिल्म है 2 आंखें 12 हाथ, वी शांताराम। वाह। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं और ये सुनने के बाद तो दिल सुकून से भर जाता है, जिस अंदाज में गाया गया है, आपको शक्ति लिखा मिलती गया है। बिल्कुल। आप कभी हार महसूस ही नहीं करते हैं। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। जी। ए
इस अभिनय यात्रा में रंगमंच का तो एक समृद्ध अनुभव शामिल है ही, कहने की बात ही नहीं है। एनएसडी में जाने का विचार फिर कैसे बना, किस तरह से आप गए, किसने प्रेरित किया और क्या क्या कठिनाइयां आपको आई? जी, एनएसडी में तो जाने के लिए जो मेरे पहले गुरु संजय उपाध्याय, जो 90 के पास आउट है एनएसडी के, भोपाल एनएसडी के डायरेक्टर भी रहे हैं और बहुत ही प्रख्यात रंगकर्मी हैं। म्यूजिकल प्लेज उनके काफी होते हैं, पूरे देश में जाने जाते हैं संजय उपाध्याय। तो उनके साथ में थिएटर करता था और जब ज्वाइन किया तब भी उनका एनएसडी नहीं हुआ था, मेरे समय में ही एनएसडी हुआ। तो पहली बार मैं परिचित हुआ कि एनएसडी कोई चीज है और जहाँ पे विधिवत पढ़ाई होती है, विधिवत सिखाया जाता है। वैसे तो हम लोग कर ही रहे थे, अमेच्योर थिएटर कर ही रहे थे, पेशेवर नहीं थे, लेकिन ये पता चला कि पेशेवर रंगकर्मी कैसे या रंगकर्म आपको सिखाया जाएगा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में। तो मेरे मन में उत्सुकता जगी कि मुझे करना। उस समय मैं +2 में था, 86 में। तो मैंने अपने घर वालों को बोल दिया कि मुझे एनएसडी करना। तो उनके लिए बहुत ही ये था, क्या है यार एनएसडी, उनको पता नहीं था। फिर धीरे धीरे उनको समझाया और मेरा थिएटर वो प्लेस देखते रहे और माँ मेरी कन्विंस हो गई कि तुम्हें अच्छा ये पढ़े, जैसे डॉक्टरी की पढ़ाई होती है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, सब चीज की पढ़ाई होती है, अच्छा नाटक की भी पढ़ाई होती है। तो उनके लिए बहुत उत्सुकता थी। दूसरा, स्कॉलरशिप भी मिलता है, अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। तो घर पे कोई ये नहीं रहेगा कि आपको इंजीनियरिंग की तरफ पढ़ाई में खर्च नहीं है, डॉक्टरी की तरफ पढ़ाई में, तो ये अच्छा तुम ऐसा करोगे। और मैंने कहा हाँ। तो मेरी माँ ने एक ही शब्द बोला था कि 70% थिएटर करो, 30% पढ़ाई करो, 70% थिएटर करते रहो। तो वहाँ मेरी माँ, मेरे मतलब घर वालों ने अनुमति दे दी, इजाजत दे दी, जो कि सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है। लेकिन हर कलाकार ये मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी माँ चूंकि देखती रही थी थिएटर और फिल्मों की शौकीन थी, उपन्यास पढ़ती थी, शायद उनसे ही वो जीन्स में मेरे आए होंगे। बिल्कुल सही। तो वो उन्होंने कहा कि तुम करो। एनएसडी 92 में मैंने दिया, मेरा फाइनल में भी जाके एडमिशन नहीं हुआ। अच्छा, उदास हो गया। मतलब पहली बार में नहीं हुआ? पहली बार में नहीं हुआ। अच्छा। 93 में दिया मैंने, मेरा नहीं हुआ। मेरा 94 में हुआ। तो 94-97 बैच मेरा था एनएसडी। अच्छा, यानी आपने तीसरी बार में, लेकिन मैंने जिद नहीं छोड़ी। ये आपकी हिम्मत थी, वरना तो लोग एक बार करने के बाद छोड़ आते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि मेरी माँ, मतलब मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया कि नहीं तुमको यही करना है ना, तो करो यही। बिल्कुल। लेकिन मैं कंटिन्यू थिएटर ही करता रहा, मैं उससे हटे नहीं। तो जब आपने 2 बार दिया और आप असफल हो गए, नहीं उसमें पास हो पाए, क्या सीखा आपको? क्या लगा कि कहाँ कमी रही होगी? क्योंकि इस समय जो आपको हमारे युवा श्रोता सुन रहे हैं अगर, जी। और वो एनएसडी में आना चाहते हैं और इसी तरह की असफलता का शिकार होते हैं, तो वो भी हताश नहीं हो और आगे के लिए अपने आप को मुस्तैदी से बनाए रखें। क्या आपने क्या सीखा और आप क्या कहना चाहेंगे? असफलता मेरे लिए कोई पैमाना नहीं था कि असफल हो गया। मुझे लगा ठीक है, मेरी उम्र है, अभी उम्र भी थी मेरे पास, तो बहुत मैं ये डरा हुआ नहीं था। मैंने कहा ठीक है, अगली बार हो जाएगा। बहुत आशान्वित था, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। थोड़ा दुख होता था, दूसरे बार में थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन वो मेरी माँ ने मुझे कहा कि अरे पागल है क्या, जा फिर से प्ले कर, नाटक करता रहे, तुझे तो नाटक ही करना है ना, तो तू करना, फिर अगले बार होगा। और 94 में एडमिशन मेरा जी। तो जो युवा जाना चाहते हैं एनएसडी की दुनिया में, उन्हें घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं। और एनएसडी क्या, जीवन के किसी क्षेत्र में घबराना नहीं है। जीवन थोड़ी ही जा रहा है। असफल का मतलब आप जीवन से हार जाना थोड़ी है। करते रहो, होगा ही, जाना कहाँ है, कहीं नहीं जाना। करत अभ्यास जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पे परत निशान। बिल्कुल सर। तो आपने एक अच्छा संदेश दिया कि हारना नहीं है, अगर पहली बार नहीं हुआ है तो दूसरी बार होगा, दूसरी बार नहीं हुआ तो तीसरी बार होगा। संजय जी, आपसे बातचीत का ये क्रम तो चलता रहेगा, एक गीत हो जाए आपकी पसंद का। जी हाँ, राज कपूर साहब की फिल्म थी हिना, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। वाह, बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं हम। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। घबराए
हर काम के साथ होती है। अगर वक्त गया तो बात गई, बस वक्त की कीमत होती है। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। रास्ता रोका कभी काली घटा ने, घेरा डाला कभी बैरन हवा ने। रास्ता रोका कभी काली घटा ने, घेरा डाला कभी बैरन हवा ने। बिजली चमक के लगी आंखें दिखाने, बिजली चमक के लगी आंखें दिखाने। बदले हैं कैसे कैसे तेवर फजाने, बदले हैं कैसे कैसे तेवर फजाने। सारे वादे इरादे बरसात आके, वो सारे वादे इरादे बरसात आके धो जाती है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। संजय जी, बात चल रही थी आपके एनएसडी सफर पे। आप जब एनएसडी में सेलेक्ट हो गई जी। तो क्या महसूस किया आपने, और वहां का सफर कैसा रहा? एक लंबी यात्रा आपने वहां पर भी की, बहुत सारे नाटक किए, बहुत सारे निर्देशक, लेखक, कलाकार, को आर्टिस्ट आपको मिले, तो वो यादें हमसे थोड़ा साझा कीजिए। जब मैं ड्रामा स्कूल गया था, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, तो मेरे लिए पूरी दुनिया अजीब थी। मतलब मैं एक छोटे से शहर, पटना जैसे शहर से, और दिल्ली जैसे महानगर में आना, यही अपने आप में बड़ी बात थी। जी। और आपको बहुत चीजों में कल्चरल शॉक लगता है, झटका लगता है, सांस्कृतिक झटका जिसको बोलते हैं। जी। तो बहुत सारी चीजें वहां देखता था, तो थोड़ा झटका लगता था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। हाँ। क्योंकि उसके पहले मैं थिएटर के कारण वो सब पूरे चीजें भारत से में वो- घूमता हाँ, रहता था, जी। तो मेरे लिए बहुत चीजें अनजान नहीं थी। और सबसे बढ़िया था कि वो 3 साल आपको सिर्फ नाटक ही करना है, पढ़ना है, सोना है, रोना है, हंसना है, जागना है, नाटक 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 नाटक। मतलब सोते समय भी नाटक, उठते समय भी नाटक। हाँ, तो जी, पहले क्या ब्रेक हो जाता था, आपको घर जाना होता हाँ। था, या घर का काम करना हो, या सब्जी लाना हो, ये लाना हो। यहाँ पर तो आपको सिर्फ खाना भी खाना है तो नाटक के बारे में ही बात करना है, आपको सोना है तब भी नाटक के बारे में बात करना, आप नहा भी रहे तब भी नाटक के बारे में बात करना। तो 3 साल आप उसी दुनिया में, उसी सपने में, उसी नदी में तैर रहे हैं। जी, जी। तो इतना मजा आने लगा था, और इतना मतलब, और आपके आसपास सबसे बड़ी बात है कि आप ड्रामा स्कूल में जो पढ़ाई करते हैं या देखते हैं या सीखते हैं, वो बाहर जो सराउंडिंग में, मंडी हाउस के सराउंडिंग में जो चीजें हैं, जो आपको देखने और सुनने को मिलता है, जो छोटे शहर में बहुत कम देखने को मिलता है, वहां आपको एक थोक के भाव में मिलता है। जैसे आप मंडी हाउस से निकलते हैं, आप किसी पेंटिंग के एग्जीबिशन में चले जाते हैं, आप वहाँ बड़े बड़े पेंटर्स की पेंटिंग देख रहे हैं, तो आपके ज्ञान को और समृद्ध करता है कि पेंटिंग, चूंकि नाट्य कला एक ऐसी चीज है कि सारी चीजों का एक संगठित जगह है। नाटक में क्या है, आपको म्यूजिक भी है, पेंटिंग भी है, बिल्कुल, डायलॉग भी है, ये तो सारे चीजों का एक संगम है। हमारे कैंपस में ही बिरजू महाराज जी, पंडित बिरजू महाराज जी थे, तो हम लोग तो जीता जागता देखते रहते थे। हम जैसे ही सवेरे जा रहे हैं, पंडित जी को नमस्ते करते हुए, पैर छूते हुए जाते हैं, उनका क्लासेस चल रहे हैं, तो आपके कानों में घुंघरू की आवाज आ रही है, और आप में उनके लय, उनके ताल, उनके बोल आप सुन रहे हो। आप सोचो आप कितना समृद्ध हो रहे होगे कि आप ड्रामा भी कर रहे हो, और चूंकि आपको डांस भी करना है ड्रामा में, सब चीजें आपको हैं, म्यूजिक भी करना है, तो गायन आप महाराज जी को मतलब
लाइव सुन रहे हो, मतलब सोचो आप कितना बिल्कुल, कितने बहुत खुशकिस्मत हो गए। अद्भुत माहौल होता है वो, एक तरह कि से महाराज कह जी सकते को हैं। आप सुन रहे हो, उनके बोल है वो सुन रहे हो, तो घुंघरू की आवाज सुन रहे हो, लय सुन रहे हो, तो समझो कि आपके अंदर जाने अनजाने आपके मस्तिष्क पटल में, आपके दिमागी तौर पे आपको कितना अमीर बना रहा जी है। बिल्कुल समृद्ध होता है। आप कई सारे एम्बेसीज में जा रहे हो, जहां आप ईरानियन एम्बेसीज में जा रहे हो, वहां की फिल्में देख रहे हो, वहां के कल्चर चीजों को देख रहे हो, वहां से जो नाटक आया हो वो देख रहे हो। आप जापान के एम्बेसी में जा रहे हो, आप चाइना के एम्बेसी में जा रहे हो, आप इसके एम्बेसी में जा रहे हो, तो ये आपको ना एक नया संसार है, संसार दरवाजा अथाह हाँ, संसार। एक नया दरवाजा खोल देता है, जहां आप डुबकी लगाते रहो, आप न चाहते हुए भी आप समृद्ध होते रहोगे, और अगर आप सिंसियर हो तो और अडॉप्ट भी करते ज्यादा। जाओगे, जी, आप बिल्कुल, उसको अपने बिल्कुल। अंदर लेते जाओगे, और अपने एक्टिंग को या अपने डायरेक्शन को या जो विधा आप सीखना चाहते हो तो वो आपका समृद्ध करता है। जी जी जी। और इसीलिए जब हम किसी एनएसडी के कलाकार से मिलते हैं तो उनकी वो समृद्धता हमें दिखती है, उनकी जी। बातों में, उनके विचारों में, उनके व्यक्तित्व में, क्योंकि इतने साल का जो एक तरह से घोट कर पी लेने वाली जो बात बिल्कुल, होती है बिल्कुल, बिल्कुल। वो आपको मिलती है। तो एनएसडी में आपने बहुत सारे नाटक किए होंगे, जी। आपका पहला नाटक कौन सा रहा होगा, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, डायलॉग भी सुनना चाहेंगे, और किस निर्देशक ने, क्योंकि बड़े बड़े निर्देशक वहां रहे जी, हैं, जी। आपको किस डायरेक्टर ने प्रभावित किया हो? एनएसडी में तो पहला नाटक मेरी एक टीचर थी माया राव जी। उनके साथ हमने मंटो की कहानियां की थी। मंटो की एक कहानी थी मम्मी, मम्मी करके एक कहानी थी, वो हमारा फर्स्ट ईयर में हमारा पहला प्रोडक्शन था। जी। माया राव जी। और वो एक अलग तरह के थिएटर, साइको फिजिकल थिएटर, मतलब आप करवाती थी। साइकोलॉजिकल थिएटर जी, करवाती जी। थी। और मुझे बाद में पता चला कि मैंने कौन सा रोल किया। मेरे टीचर ने बताया कि तुझे पता है तू कौन सा रोल कर रहा है? हाँ तू वी शांताराम का रोल कर रहा है। मुझे आइडिया ही नहीं था हाँ 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 कि वो वी शांताराम कैरेक्टर है। कर रहे मम्मी हैं? मंटो की कहानी है। अच्छा। हाँ, और बम्बई की कहानी है, और उसमें एक गाना भी मैं गाता था, दिया जले बिर से जल जाए। हालांकि मैं नकल करके गाता था, मुझे नहीं पता था कि ये सचमुच में, मुझे आइडिया नहीं था। तो मेरे एक टीचर थे मेकअप के, और इज वेरी गुड टीचर, सुधीर कुलकर्णी सर, महाराष्ट्र के थे, लेकिन वो मेकअप टीचर थे हमारे, लेकिन इज वेरी गुड एक्टर। कई सारे सीरियल्स में पुराने आप जब देखोगे तो वो दिखेंगे आपको, प्रकाश झा की फिल्म में भी हैं वो। सुधीर कुलकर्णी साहब ने कहा कि वनकुद्रे जो कैरेक्टर है तुम्हें पता है? मैंने कहा नहीं सर। और वी शांताराम तो पता भी नहीं था कि वी तो सर ने कहा कि तुझे पता, तुमने वी शांताराम कैरेक्टर किया है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो सर, सचमुच में मुझे नहीं मालूम था। तो मैं तो बहुत ही भौचक्का होना। हाँ, भौचक रह गया। मैंने कहा ये देखो। तो उस तरह के प्लेज मेरे गुरु में रॉबिन दास, राम गोपाल बजाज, देवेंद्र राज अंकुर, बंसी कौल, अनुराधा कपूर, कीर्ति जैन, मतलब असल के जाने माने बाबा कारंत, कारण साहब, तो खैर कारण साहब, भानु भारती, कितने टीचर, मतलब बहुत लोगों का भी नाम याद नहीं आ रहा है। तो इतने टीचर मुझे मिल रहे थे, और आप सब ज्ञान की गंगा में आपको बहा के ले जा रहे थे। और आपने माया राव जी का नाम लिया। माया राव जी को हमने देखा, वो फिजिकल थिएटर ज्यादा करवाती थी, बहुत एक्टिव रही वो, बहुत एक्टिव। क्योंकि हमने उन्हें जिस तरह से देखा वो सिखाया करती थी कि फिजिकली आपको कैसे फिट रहना है, फिजिकली इमोट कैसे करना है। वो होता है कुछ डायलॉग से इमोट करते हैं आप, लेकिन फिजिकली आप कैसे इमोट करते हैं, इस बात को वो सिखा इस बात पे वो विशेष जोर देती थी। तो हमारा एक्सरसाइज था मम्मी। जी जी, वो प्ले। बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, लेकिन एक छोटा सा अंतराल ले लेते हैं, संगीत के जरिए आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं। चूंकि हम अभिनेता हैं, आप भी इसी फील्ड से जुड़ी हैं, सब लोग, तो जो जिस क्षेत्र में होता है ना, तो वहाँ एक ही गाना होता है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। वाह। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।
रंगमंच की चल रही है तो बहुत लोग रंगमंच करना चाहते हैं। जी। कई लोगों से जब हम बात करते हैं तो कहते हैं अरे थिएटर तो मैं भी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, पर उन्हें पता नहीं है कि थिएटर है क्या, कि रंगमंच आखिर है क्या। उन्हें लगता है कि 2 ड्रामा करने के बाद शायद हम फिल्मों में पहुंच जाएंगे, हम मुंबई आ जाएंगे और हमें काम मिल जाएगा। तो आप उन कलाकारों को बताइए, क्योंकि एक सच्चा कलाकार कभी रंगमंच नहीं छोड़ सकता, जी, जी, ये जी। तय है। आप चाहे फिल्मों में काम करें चाहे सीरियल्स में काम करें, तो ये रंगमंच है क्या असल में? रंगमंच मेरे लिए तो एक समर्पण है जी। समर्पण का भाव जब तक आप में नहीं रहेगा हम्म। तो सीढ़ी की तरह आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वही सीढ़ी की तरह इस्तेमाल मत कीजिए, करने के लिए मत आइए, मन से आओ। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप 24 घंटे करते रहो, लेकिन एक समर्पण का भाव तो होना ही चाहिए कि जिस टाइम में हो, जहां पे हो। और रंगमंच सिर्फ मुंबई का रंगमंच नहीं है, रंगमंच गांव का भी रंगमंच है। बिल्कुल। राजस्थान के एक छोटे से गांव, बिहार के एक छोटे, महाराष्ट्र के एकदम छोटे से गांव में जो कर रहा है वो भी रंगमंच है। रंगमंच का मतलब मुंबई नहीं और सिनेमा नहीं है। जो सिनेमा को सीढ़ी मान के आते हैं उनके लिए तो मुश्किल है थोड़ा। अब वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब मैं उनको ये नहीं कह सकता कि आपका कुछ होगा नहीं। हाँ। लेकिन सीढ़ी की तरह इस्तेमाल मत कीजिए, करिए, प्यार से करिए, सीखिए, उसके बारीकियों को देखिए, कैसे आप डायलॉग्स बोलते हैं, कैसे आप मूवमेंट करते हैं, कैसे आप गाना गाते हैं, कैसे आप डांस करते हैं, और सबसे ज्यादा कि वो पूरा नाटक बनाने के प्रोसेस में आपका कितना योगदान है। मुझे लगता है कि ये सबसे पहली सीख होनी चाहिए। जो बैक वर्क है, वो जो पीछे जो खड़े रहते हैं, उन्हीं की बदौलत मैं थिएटर हो आज पाता भी है। मैं भी कमर्शियल प्ले करता हूँ, आपको बता रहा हूँ। एक जंप करके कमर्शियल प्ले कर रहा हूँ मैं, जिसमें मुझे पैसे मिलते हैं। हाँ। अच्छा खासा पैसा मिलता है। सर मैं बीच में रोक रही हूँ आपको। जंप नाटक के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, तो आप इसी के जरिए कोई संदेश हमें मैं दीजिए। बता रहा हूँ। तो जंप 2 पात्र वाला नाटक है, जो कि आपके मानसिक स्वास्थ्य पे लिखा हुआ नाटक है। अच्छा, बहुत बढ़िया नाटक है, हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि 2 कैरेक्टर है इसमें, एक लड़की है और एक लड़का। जो लड़का वाला मैं प्ले करता हूँ। लड़की चूंकि एक बहुत से बड़े कंपनी में CEO है, तो वो अंग्रेजी बोलते हैं, उसका बैकड्रॉप है। और मेरा जो कैरेक्टर एक कैब ड्राइवर का है, जो बिहार यूपी जैसे कहीं छोटे जगह से आया हुआ, जो कि हिंदी बोलता है लेकिन अंग्रेजी समझता है। जी हाँ, अंग्रेजी समझता है लेकिन बोलता हिंदी है। आप बुखार का इलाज कर लेते हैं, आप खांसी का इलाज कर लेते हैं, आप कैंसर का इलाज कर लेते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के बारे में आप बात नहीं करते। जी। अगर थोड़ा सा भी कोई टेढ़ा सा बात करे तो आपको लगता है वो पागल है। बिल्कुल सर। तो बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। आप अपने दोस्त से, अपने माता पिता से, अपने बच्चे से, अपनी बेटी से, अपने बेटे से, अपने पड़ोसी से, जो भी हो, आप उससे बात करिए। बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज इस इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में, युग में, हम सब चीजों को भूल चुके हैं। मोबाइल और OTT के जमाने में, ये सब जमाने रिश्ते में खत्म हो गए हैं। हाँ। हमें लगता है हमें किसी इंसान की जरूरत ही नहीं है। तो इसका उदाहरण मैं देता हूँ हाँ। कि ये जैसे आप रेडियो सुनते थे ना, सुनना, जैसे आप रेडियो सुनते हैं, देखते नहीं हैं, सुनते, आप रेडियो को सुनते हैं, आप आकाशवाणी को सुनते हैं, आकाश से जो वाणी होती है वो आप सुनते हैं। उसी तरह आप अपने दोस्त, इष्ट मित्र, पारिवारिक जो भी लोग हैं, मेरी दरख्वास्त है, मेरी सलाह है कि आप जरूर उनसे सुने। हो सकता है वो ऑटो ड्राइवर भी आपसे बात कर रहा हो, वो कुछ बात करना चाह रहा हो, आप बात कीजिए, क्योंकि उसके दिल में बहुत गुबार है। और आज जिस तनाव भरी अवस्था में हम लोग जी रहे हैं, माहौल में जी रहे हैं, दूषित वातावरण में जी रहे हैं, वो बहुत जरूरी है एक दूसरे को सुनना। तो काइंडली मेरी प्रार्थना है आप श्रोताओं से कि आप अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से, अपने इष्ट मित्रों से, आप अपने फैमिली मेंबर से, आपके जानने वाले जो भी हों, जब वो कुछ बोलना चाहे ना, आप प्लीज पहले उसको सुनिए। सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने सुनना बंद कर दिया है। रेडियो की तरह उसको सुनिए। तो जो रेडियो आपको मजा देता है ना, जो उसका संगीत जो आपको मजा देता है, जब आप सुनेंगे ना, वो मजा देगा जब आप उसके दिल का गुबार निकलेगा, आप अपनी बातें कहेंगे, वो अपनी बातें कहेगा, और हम लोग एक जगह पे पहुंचेंगे, एक मुकाम पे पहुंचेंगे जहां दोनों का कैथारसिस होगा। दोनों एक दूसरे को सुन के अपने अंदर को उबाल को निकालेंगे। तो ये नाटक उसी का है। अच्छा, ये नाटक उसी पे आधारित है। और ये ब्लैक कॉमेडी में है, जिसको बोले काला हास्य। हिंदी में काला हास्य बोलते हैं, बहुत सारे नाटक होते हैं कि ब्लैक कॉमेडी है, हम समझ नहीं पाते हैं कि ब्लैक कॉमेडी तो काला हास्य। काला हास्य क्या है? हम आपके किसी एक छींक पे भी हंस सकते हैं, आपके फिसलने पे भी हंस सकते हैं, लेकिन उस फिसलने
के प्रोसेस को देखेंगे, वो जो दर्द जो हुआ है उस दर्द को महसूस करते हुए हंसेंगे। जैसे हम केले के छिलके से फिसलते हैं तो आप सामने वाले को देखते हंसते हैं, लेकिन जब उसके दर्द को आप महसूस करते हैं, कल वो तो गिर गया, वो जो दर्द महसूस होता है वो ब्लैक कॉमेडी में। जी, बहुत अच्छी परिभाषा आपने दी है, और ऐसा दैनिक जीवन में हम कई बार हमारे साथ होता है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए पहले गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का। हाँ जी। जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, लाख तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। जीवन से ना हारो जीने वाले, जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, जीवन से ना हारो जीने वाले। बात मेरी तू मान अरे मत वाले, हर हमको तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल, तू लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, लाख तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। सुख दुख है जीवन के दो पैराए, धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए। सुख दुख है जीवन के दो पैराए, धूप सुनहरी कहीं घनेरे छाए। जो सूरज अंधियारे में खो जाए, वही लौट कर नया सवेरा लाए। तो बढ़ता चल तू लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। बहती नदियाँ तुझको याद दिलाए, समय जो जाए कभी लौट न आए। बहती नदियाँ तुझको याद दिलाए, समय जो जाए कभी लौट ना आए। दीप तो वो जो हवा में जलता जाए, खुद को जलाकर जग को राह दिखाए। तो बढ़ता चल तू लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल, तू लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, जिन्ना जिन जिन
बहुत खूबसूरत गीत आपने सुनवाया और उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये गीत सुनने के बाद एक अलग तरह का मूड हो जाता है सर। तो बात चल रही है आपकी भूमिकाओं की, रंगमंच की भूमिकाओं पे। बहुत सारे नाटक आपने किए हैं। अब तक लगभग कितने नाटक आप कर चुके होंगे, हम ये जानना चाहेंगे। और वो खास बड़े बड़े समारोह जैसे कि भारतीय रंग महोत्सव है, जयपुर रंग महोत्सव है, काला घोड़ा है, इस तरह से बहुत सारे अलग अलग शहरों में बड़े बड़े महोत्सव होते हैं जहां आप गए होंगे। तो उसके बारे में हमें बताइए, कोई आपका यादगार नाटक जो आपको बहुत आज भी याद है या आप उसे बार बार करना चाहते हो? बिल्कुल। जहां तक आप पूछ रहे थे कि कितने नाटक कर चुके हैं, मुझे लगता है कि 85-86 से अभी तक 40 सालों में लगभग 200 नाटक तो मैंने किए होंगे। अच्छा, जिसमें अभिनय और कई नाटकों को डायरेक्ट भी किया मैंने। अच्छा? अपने टाइम में। जी हाँ जी। 200 नाटक, जिसमें मंचीय नाटक, नुक्कड़ नाटक मैंने बहुत किए एक टाइम में। 86 से 93-94 तक मैं नुक्कड़ नाटक, और एक नाटक के मैंने 300-400 शो किए हैं। हाँ, पटना में या दिल्ली में? पटना में। जब आप एनएसडी में नहीं थे? एनएसडी में नहीं था। तो मतलब एनएसडी जाने के पहले मैं पटना थिएटर में जब था, तो नुक्कड़ नाटक मैंने एक नाटक, मुझे जहां तक है, मैं 250-300-400 तो एक शोज के शो कर लिए। एक दिन में 4 शोज करता था मैं। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं आप? हाँ जी। तो मैं तो थोड़ा वो उम्र का तकाजा तो था ही, बिल्कुल। और लेकिन उत्साह और 400 शो करना बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। जनता पागल हो गई, राजा का बाजा, मशीन, इनकलाब जिंदाबाद, सदाचार का तावीज, कफन, और ये बहुत सारे नाटक, अंधेर नगरी, चौपट राजा, हवालात। तो ये आप खुद डायरेक्ट करते थे? मैं एक्ट भी करता था और डायरेक्ट भी करता था, ज्यादातर एक्ट करता था। तो क्या रिस्पांस मिला नुक्कड़ नाटक? बहुत, क्योंकि जनता पसंद करती है नुक्कड़ नाटक। आपको एक नुक्कड़ नाटक की कहानी सुनाता हूँ, बहुत मजेदार घटना है। एक पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, वहाँ पढ़ाई भी होती है और उपचार भी होता है, इलाज भी होता है। तो वहाँ के एक स्टाफ थे जो हम लोगों के सीनियर थे, वो वहाँ स्टाफ भी थे और थिएटर में भी जुड़े हुए थे। तो उन्होंने एक नाटक लिखा था, दलालों का चक्कर। जी, कंटेम्पररी नाटक था कि कैसे आप जब स्टेशन पे उतरते हैं तो वहाँ रिक्शा वाला, ऑटो वाला आपको कैसे, डॉक्टर, जब आप राजधानी में जाते हैं ना, गांव से आते हैं और डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, तो कैसे वहां से आपको एक रैकेट में फंसाया जाता है कि आपको जाना किसी और डॉक्टर के पास था, आपको ले जाया किसी और डॉक्टर के पास है। जहां 1 रुपया खर्च होना था, आपके 400 रुपए खर्च होते हैं। तो बहुत ही कंटेम्पररी नाटक उस समय का लिखा हुआ था। समसामयिक घटना हो गई ना, एकदम हर व्यक्ति के दिल से जुड़ी बात हो गई। तो उसमें मैं वो दलाल का ही, एक रिक्शा वाला का रोल करता था। और बिलीव करेंगे आप कि पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ये नाटक हम लोग खेल रहे थे और मरीजों के सामने खेल रहे थे। जैसे मरीज के परिजन होते हैं ना, बाहर में खाना बना रहे होते हैं, तो हम लोग नुक्कड़ नाटक अपना ढोलक बजा के, गाना गा के, भीड़ जमा करके, तो कई सारे शोज कर चुके थे। और इसका एक शो हम लोग हॉस्पिटल में कर रहे थे, तो वहां के जो ये दलाल थे, बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने पत्थर फेंक के मारा था मुझे। तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। तो काफी लोगों ने कहा, तूने इतना अच्छा किया, तूने इतना अच्छा रोल किया कि वो सोचो वो तुम्हें पत्थर मार रहे हैं। वो सफलता हो गई ना, ये सफलता है। तो मुझे बाद में पता चला, अच्छा ये इसको सफलता कहते हैं। मुझे नहीं मालूम था उस समय, तो गुस्सा आया था। जी। अरे यार, ये मार रहे हैं मुझे, ये कर रहे हैं, क्योंकि उनको बुरा लगा। इसका मतलब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, बिल्कुल, आप अपने कथ्य को, अपने कैरेक्टर को आप संप्रेषित कर पा रहे हैं सही आम जनता के पास, तभी वो क्रोध नजर आया उनका। हाँ। दूसरा, हम लोग मंचीय नाटक के लिए पैसे भी इकट्ठे करते थे, आपको बता दूं। अच्छा। नाटक करने के बाद हम लोग अपने गमछे को, अपने धोती को, अपने ये करके चारों तरफ करते थे, और उससे कभी 5 रुपया, कभी 7 रुपया, कभी 10 रुपया, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, कोई 10 पैसे, कोई 5 पैसे, क्योंकि मैं उस टाइम से भी देखा हूँ, मैं 10 पैसे वाला भी देखा हूँ, चवन्नी वाला भी देखा हूँ। तो वो देते थे और हम लोग उसको कलेक्ट करके, हम लोगों का ये होता था, ट्रेनिंग में थी कि ये करोगे, पैसा इकट्ठा करके तब हम मंचीय नाटक में उस पैसे को लगाएंगे, ताकि आप हॉल वाले को पैसे दे सके, लाइट वाले को पैसे दे सके। तो हम लोग इस तरह से जुगाड़ करते थे, टिकट बेचते थे। जी। अपने 1-1 रुपए, 2-2 रुपए के टिकट बेचते थे कि हमारा नाटक है, आइए आप देखिए, ये 2 रुपए है, अगर हमारा नाटक नुक्कड़ पे आपको अच्छा लगा हो तो ये 2 रुपए का नाटक। तो कोई लेता भी था। ये कमाल की बात है, ऐसे रसिक थे कि लेते भी थे। मैं तो भौचक रह जाता था कि 5 पैसे 10 पैसे भी कोई देता था। हाँ। मतलब जिसके पास, क्योंकि मुझे लगा था कि नाटक में वो शक्ति तो है जो खींचती है लोगों को। ये कलाकार और उसकी टीम पर निर्भर करता है कि किस तरह से आप उसको संप्रेषित कर रहे हैं। जी। तो अब आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? दोस्ती का, मतलब दोस्त के लिए, तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा यार आना। वाह,
तो चलिए सुनते हैं ये गीत। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। मेरे दिल की ये दुआ है, कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। रंगमंच करते हुए जीवन तो यापन नहीं हो सकता जब हम आज इस पर चर्चा करते हैं। छोटे शहरों में खासकर जो शौकिया रंगमंच होते हैं, होते बड़े अच्छे हैं, जगह जगह जाते हैं टीम लेकर, डायरेक्टर हैं, युवक युवतियां रंगमंच को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, लेकिन माता पिता वही जो हमने कहा कि वो डांटते हैं कि भाई इसमें पैसा नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, कहाँ जाओगे। तो इसके लिए क्या करे एक ऐसा अभिनेता या अभिनेत्री जो रंगमंच को जीवन यापन का हिस्सा बनाना चाहती है। अब जैसे आपने टिकट की बात करी, तो कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं टिकट शो करिए। छोटे शहरों में टिकट शो होते हैं जो 20 रुपए है या 100 रुपए, 50 रुपए। लोग उसमें भी कहते थे अरे भाई पास नहीं है क्या, मैं तो तेरा दोस्त हूँ। ये विडंबना है ना। तो हम पास मांगना पसंद करते हैं बजाय पैसा देने के। ये एक मानसिकता हमारी। और पिक्चर हॉल में हम कोई भी टिकट लेकर जाते हैं, लेकिन नाटक नहीं देखना पसंद करते हैं। जी, एक चीज आपको बता दूं, शौकिया रंगमंच और पेशेवर रंगमंच, आपको बता दूं कि भारत का रंगमंच अगर बचा हुआ है तो शौकिया रंगमंच से बचा हुआ है, बिल्कुल। पेशेवर रंगमंच से बिल्कुल नहीं है। पेशेवर रंगमंच अपना काम कर रही है, वो तो अर्थ के लिए करती है, पैसे लेती है, काम करती एक बड़े एक्टर को ले आता है, नामी गिरामी एक्टर को ले आता है या कोई नामी गिरामी प्ले होता है वो होता है। लेकिन भारत का रंगमंच अगर कोई बचा हुआ है तो वो शौकिया रंगमंच से बचा हुआ है। चाहे वो मुंबई का रंगमंच हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, शौकिया रंगमंच ही रंगमंच को बचाए रखा है। सर वो कम में भी काम करते हैं, बिल्कुल याद रखना आप, कुछ नहीं होता है तब भी वो करते हैं। अकेडमी से बहुत कम पैसा मिलता है। जी जी जी, बहुत ही कठिनाई से किसी को पटा के, किसी से नमस्ते करके, किसी नेताजी को नमस्ते करके, किसी व्यवसायी को नमस्ते करके, किसी उद्योगपति को नमस्ते करके हम 10, 50, 100 रुपए ले आते हैं और अपना क्या करते हैं, उनसे दीप जलवा लेते हैं, उद्घाटन करवा
और एक लेते हैं। कलाकार के अपने पर्स से हाँ। पैसे लगते हैं। जी, सबसे जी, बड़ी जी, बात है जी, कि उनके कलाकार माँ बाप, को- मेरे माँ बाप देते थे। जब हमारा पैसा घटता तो मेरी मम्मी पैसे जी, देती थी, जी। बेचारी नौकरी करके लाती थी। अब पूछती रहती थी, घटा तो नहीं? तो 100 रुपए 200 रुपए जो भी होते थे वो देते। तो इसी तरह से रंगमंच को शौकिया रंगमंच ही बचाए हुए हैं। ये हमेशा याद ये आपने रखिएगा। बहुत बड़ी बात बताई हमें। ये जी, बिल्कुल पेशेवर रंगमंच तो अपना अलग काम कर रहा जी है, जी। लेकिन पेशेवर रंगमंच में है कि उसमें एक अनुशासन आता है। शौकिया रंगमंच में कई अनुशासन हाँ। खत्म है कि हमको 7 बजे प्ले करना है तो हम 7:30 में हो जाएगा। वो करते हैं। लेकिन पेशेवर रंगमंच है जो 7 बजे मतलब 7 बजे, कुछ उसमें अनुशासन किसी का है। इंतजार नहीं करना जी, है। जी। टिकटेड शो है, ऑडियंस अगर टिकट ले चुकी है तो वो आएगी, 3rd बेल के बाद नाटक शुरू होना है तो होना है। तो मैं जो भी रंगमंच के क्षेत्र में आना चाहते हैं, पेशेवर रंगमंच के क्षेत्र में आते हैं, उनको मैं सलाह क्या दूं? मैं यही कहना चाहूंगा कि पहले आप शौकिया रंगमंच से शुरू करें। जब आप उसमें डूबेंगे ना तो आपको पता चलेगा, अब फिर वो धीरे धीरे शौकिया रंगमंच कब पेशेवर रंगमंच में बदलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, जो हम लोग को भी नहीं पता चला था। जी जी। पेशेवर का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ पैसा कमाना है। पेशेवर की आप दिमाग से कितने पेशेवर हैं, आप अपने टाइमिंग पे खड़े हैं कि आप नहीं, प्रोफेशनल हो जा रहे हैं ना, प्रोफेशनल है कि आपको, नहीं, हाँ। आप अपने कपड़े पहने वो सही तरीके से पहने हैं कि बिल्कुल। नहीं, आपने जो मुकुट लगाया है वो सही तरह से लगाया है कि नहीं, आपने जो चश्मा लगाया है, कोई एक्सक्यूज नहीं होता है ना। एक्सक्यूज नहीं। जी। पेशेवर रंगमंच का अर्थ है कि आप अनुशासन में आना। पैसा तो बहुत बात की चीज हाँ, है। जी। जब आप करना शुरू करते हैं और जब आप दिल से करना शुरू करते हैं और आपका जब नाटक हिट होना शुरू होता है तो धीरे धीरे पेशे में बदल जाता है। आप डिक्टेट कर सकते हो। जिस दिन आपका नाटक हिट होना शुरू हुआ, और एक बड़ी खुशी की बात है कि आफ्टर कोरोना जो लाइव कार्यक्रम है ना, जो लाइव देखने का, जिंदा देखने का, नाटक हो, कविता हो, गाना सुनना हो, ये बहुत, इसकी मांग बहुत बड़ी है। आफ्टर कोरोना क्या हुआ कि हम 1.5-2 साल कैद रहे अपने अपने दड़बों में। जी बिल्कुल। और टेलीविजन या मोबाइल पे ही कैद रहे और एक दूसरे की शक्ल देखते रहे। वो जो दबी हुई इच्छाएं थी ना, आफ्टर कोरोना वो पूरा खुल गया। और आप आज देखो, आप मुंबई जैसे शहर में यारी रोड, आराम नगर जैसे जगह पे छोटे छोटे रंगमंच स्पेसेस खुल गए हैं, जो आपको 200-300 रुपए टिकट में, और लोग आके देख रहे हैं नाटक। लोग आके देख रहे हैं। मानसिकता में फर्क आया, ये मानसिकता में फर्क आया, क्योंकि हम इतने बंद चुके थे ना। उस पीड़ा को हमने महसूस किया है कि जहाँ दुनिया से लोग चले गए, हमारे अपने ही हम समझ भी नहीं पाए। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि कितने लोग अपने लोग चले गए। वो जो आप जाता हुआ आप देख रहे थे ना, तब आपको महसूस हुआ कि इससे बात नहीं किया था हमने, जो मैं अभी बात कह रहा था। बिल्कुल सर, मानसिक, हमने एक दूसरे को पूछा नहीं, हमने एक दूसरे को पूछा ही नहीं। लेकिन एक ऐसी बीमारी आई थी जहां आप पूछ रहे थे, भाई तुम्हारे घर में खाना है कि नहीं, तुम ठीक तो हो, नहीं ये तुम्हें कुछ पैसे चाहिए। कितने लोगों ने भेजा एक मैसेज पे, लोगों ने कि मेरे पास खाने को पैसे नहीं है, लोगों ने तुरंत मदद की, जिससे जो बन पाया जैसा भी था। तो मतलब आप जिंदा हुए हैं। जी जी, आप रीबर्थ हुआ है आपका। जी, जी। कमाल की बात है कि अभी आप नाटक देखना, गाना सुनना, एक दूसरे के घर जाना, आप देखो बड़ा है ये। आप जिस दोस्त के घर नहीं जाते थे, आप उस दोस्त के घर जैसे ही बोलता कह रहे मेरे घर खाने पे आना, एकदम आ रहा हूँ, बातें करेंगे यार, बातें करेंगे। समय बदल गया, सोच बदल गई, जरूरत भी थी इन चीजों की, हमें जरूरत है भी। ये प्रकृति ने आपको फिर से घुमा के लाके वहां खड़ा किया। प्रकृति ने खड़ा किया कि स्वच्छ हवा चाहिए, स्वच्छ वातावरण चाहिए, स्वच्छ मानसिकता मानसिकता चाहिए। सबसे बड़ी बात, मानसिक पर्यावरण साफ होना बहुत जरूरी हो गया है। तो ये कोरोना ने ये बहुत अच्छा किया है। तो चलिए एक गाना सुन लेते हैं इसी आपकी पसंद पर। ये शोर फिल्म का गाना है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है,
नगमा है। ये था रंगमंच फिल्में, टीवी सीरियल और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सक्रिय अभिनेता संजय कुमार सोनू से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहायक झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के मेहमान।